हेलो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कन्फर्मेशनल एनालिसिस। आज हम लोग एथेन और एन ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन। द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन may be written as this is ethane molecule. Now this can be represented in the following way. ये नियर कार्बन एटम है। नियर कार्बन एटम के तीनों बॉन्ड हमने यहाँ पर इस प्रकार से बना दिए हैं, और ये रियर कार्बन एटम है, इसके ये 3 बॉन्ड्स ट्रांसपोजिशन पर जब बना देते हैं तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन प्राप्त होती है। नाउ अब जब हम इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ये नियर कार्बन एटम के बॉन्ड इस प्रकार से हमने बना दिए हैं, और रियर कार्बन एटम के बॉन्ड भी सेम साइड पैरेलल इसके बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के बॉन्ड्स सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल पोजीशन में हैं। दोनों में अपोजिट पोजीशन यहाँ पर बॉन्ड्स की है। यहाँ पर सारे बॉन्ड्स ट्रांस पोजीशन में हैं और यहाँ पर सारे बॉन्ड्स सिस पोजीशन में हैं, सब एक साथ में हैं। तो यहाँ पर ये जो कन्फर्मेशन है जिसमें हमारे सारे बॉन्ड्स ट्रांस पोजीशन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और चूंकि सारे बॉन्ड यहाँ पर ट्रांस पोजीशन में हैं, सो इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसोइड कन्फर्मेशन। एंड इन द सिमिलर वे, जब हमारे सारे बॉन्ड्स यहाँ पर दोनों कार्बन एटम्स के बॉन्ड सेम डायरेक्शन में हैं, एक दूसरे के साथ में है, पैरेलल पोजीशन में है, तब इसको एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के नाम से जाना जाता है। और चूंकि आप देख रहे हैं सारे बॉन्ड यहाँ पर सेम डायरेक्शन में हैं, साथ साथ हैं, तो इसलिए इसको सिसोइड फॉर्म भी कहा जाता है। सिसोइड मतलब सिस फॉर्म। और यहाँ पर अब इन दोनों में अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर इन किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री पाया जाता है इस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में दो बॉन्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड एंगल इस कन्फर्मेशन में 60 डिग्री होगा। और यहाँ पर अगर एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में बात करें तो हमारा बॉन्ड एंगल, अगर हम इन दो किसी बॉन्ड की बात करेंगे तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री होगा। और इन दो बॉन्ड के बीच का एंगल की बात करें, इन दो भी बॉन्ड के बीच के एंगल की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री होगा। अर्थात इस एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में बॉन्ड एंगल्स एक तो 0 डिग्री होगा, दूसरा 120 डिग्री होगा। दो एंगल यहाँ पर एडजस्ट करते हैं ना। अब यहाँ पर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी हमारे पास यहाँ एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में सारे बॉन्ड ट्रांस पोजीशन पर होते हैं। ट्रांस पोजीशन पर होने के कारण उसमें जो रिपल्सन होगा, ग्रुप्स और एटम्स में जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। सो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन या ट्रांसॉइड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, क्योंकि एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में सारे ग्रुप्स और एटम्स एक साथ में हैं तो उनमें रिपल्सन हाई होता है। रिपल्सन हाई होने के कारण स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल then eclipsed conformation।
एक्लिप्ट कन्फर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और इन दोनों कन्फर्मेशन के अतिरिक्त एक और भी कन्फिग्रेशन होती है जिसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारे पास इस प्रकार से इसके बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर ये बॉन्ड की जो पोजीशन होती है कुछ भी फिक्स नहीं होती है। यहाँ पर आप इस प्रकार से इनको शो कर सकते हैं क्योंकि बॉन्ड की कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक कार्बन के अराउंड जब दूसरे कार्बन एटम को रोटेट करते हैं तो रोटेशन पर हमारा 0 डिग्री से 60 डिग्री 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में तमाम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्राप्त होंगे जिनको हम बहुत बड़ी संख्या में कन्फर्मेशन कहेंगे। वो सारे कन्फर्मेशंस होंगे बट उनकी किसी की भी बॉन्ड की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगी क्योंकि वो तमाम तरह के स्ट्रक्चर है, उनकी वह सब में अलग अलग पोजीशन होगी आपके बॉन्ड की। जैसे ही हमारा 60 डिग्री बॉन्ड आ जाता है तो हमारी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो जाती है और जब ये 0 डिग्री पर चला जाता है अर्थात 60 से 120 डिग्री पर चला जाएगा तो यहाँ पर ये एक्लिप्ट कन्फर्मेशन में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम कोई भी बॉन्ड एंगल की बात इसमें नहीं कर सकते और ये सारी फॉर्म जिसमें कि बॉन्ड एंगल यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, ये स्क्यू फॉर्म या गॉश कन्फर्मेशन के नाम से जानी जाती है। इसको हम स्क्यू फॉर्म या गॉश कन्फर्मेशन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कुछ भी फिक्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं ना। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्क्यू फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्ट फॉर्म क्योंकि एक्लिप्ट फॉर्म में सारे बॉन्ड एक साथ होते हैं बट यहाँ स्क्यू कन्फर्मेशन में बॉन्ड एक साथ नहीं होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फॉर्म की स्टेबिलिटी होगी तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा ये होगा स्टैगर्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद स्क्यू और उसके बाद हमारे पास एक्लिप्ट फॉर्म की स्टेबिलिटी आती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसका एथेन मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशनल एनालिसिस होती है। ये कन्फर्मेशंस होते हैं जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 तरह से। यहाँ पर एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ट्रांसवर्ड कन्फर्मेशन जिसको कहते हैं, एक्लिप्ट कन्फर्मेशन जिसको सिसॉइड फॉर्म भी कहा जाता है और तीसरी स्क्यू फॉर्म या गॉस कन्फर्मेशन और इनका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। नाउ द सेकंड मॉलिक्यूल इज एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मॉलिक्यूल हमारे पास में ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ पर। और हम जब इसका सहॉस प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इस प्रकार से बना देते हैं। ये हमारे पास दोनों एंटी पोजीशन पर CH3 ग्रुप होते हैं और यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हाइड्रोजन होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन होते हैं। नाउ यहाँ पर जब हम इसके कन्फर्मेशनल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर इसके सारे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं कि ओवरऑल कितने स्ट्रक्चर्स इसके फॉर्म होंगे और कौन सा कितना स्टेबल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्ट्रक्चर से। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारे पास में एक पहला स्ट्रक्चर है इसका, दिस इज CH3 H H H एंड H। जब हम इस मॉलिक्यूल को 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो 60 डिग्री रोटेशन के बाद ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से 60 डिग्री रोटेशन पर ये सारे बॉन्ड पैरेलल आ जाते हैं। यहाँ ये CH3 है, ये CH3 यहाँ था तो उसके बाद ये CH3 यहाँ पर आ जाता है और ये सारे हाइड्रोजन्स लाई करते हैं। उसके बाद फर्दर हम यहाँ पर 60 डिग्री जब रोटेट करते हैं तो 60 डिग्री फर्दर रोटेशन पर हमको यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त होता है और फिर से हमारे पास में एक पूरी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन प्राप्त होती है। यहाँ दोनों CH3 अब इसके आ जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। फर्दर हम जब इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो फर्दर यहाँ 60 डिग्री रोटेशन पर
हमको ये एक नया स्ट्रक्चर प्राप्त होता है इस प्रकार से। और यहाँ पर आप फिर से देखेंगे ये सारे बॉन्ड 60 डिग्री रोटेशन पर पैरेलल आ जाते हैं और ये दोनों CH3 इस बार साथ में एग्जिस्ट करने लगते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाते हैं। फर्दर जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो फर्दर 60 डिग्री रोटेशन पर यहाँ पर फर्दर हमको एक नई ट्रांसॉइड कन्फर्मेशन प्राप्त होती है। ये हमारे पास ट्रांसॉइड कन्फर्मेशन प्राप्त होती है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये सब स्थानों पर यहाँ पर हाइड्रोजन लाई करता है। और फर्दर जब हम यहाँ पर फिर से 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमको एक एक्लिप्ट कन्फर्मेशन फिर से प्राप्त होती है, जिसमें हमारा इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है। CH3H, CH3H और H। यहाँ पर आप देखेंगे ये फिर से मेथिल यहाँ पर आ जाता है ना। अब यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चर हमारा ये प्राप्त हुआ, नंबर 2 सेकेंड ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, थर्ड ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, फोर्थ ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, फिफ्थ ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, सिक्स्थ ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। और फर्दर हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर फिर से फर्स्ट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जब हम इसको 360 डिग्री इस एन ब्यूटेन मालिक्यूल को रोटेट करते हैं तो एन ब्यूटेन मालिक्यूल को रोटेशन पर हमारे पास 6 कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर यहाँ प्राप्त होते हैं। इन 6 कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, थर्ड स्ट्रक्चर है और फिफ्थ स्ट्रक्चर है। ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है जो ट्रांसवर्ड कन्फर्मेशन के भी नाम से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ ये 3 स्ट्रक्चर हमारे एक्लिप्ट कन्फर्मेशन है जिनको हम सिसॉइड कन्फर्मेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 स्ट्रक्चर्स इसके प्राप्त होते हैं। बट हम 0 से 360 डिग्री जब इसको रोटेट करते हैं तो इन 6 स्ट्रक्चर्स के अलावा भी हमको बहुत सारे और स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं जो कि स्क्यू कन्फर्मेशन या गॉस कन्फर्मेशन के नाम से जाने जाते हैं। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये हमारे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कि बॉन्ड की हमारी पूरी एग्जैक्ट पोजीशन होती है, इसलिए हम इन्हीं कन्फर्मेशन को केवल प्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन यहाँ पर 3 है और 3 ही एक्लिप्ट कन्फर्मेशन है। इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी जो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है तो हम एक कार्बन एटम को फिक्स करके दूसरे कार्बन एटम को रोटेट करते चलते हैं। तो जब हम एक कार्बन एटम को फिक्स कर देते हैं, दूसरे कार्बन एटम को रोटेट करते हैं तो 60 डिग्री रोटेशन पर ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से हम फर्दर उसको रोटेट करते हैं तो हमें पास थर्ड स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। फर्दर इस तरह से जैसे जैसे हम रोटेशन करते हैं तो ईच 60 डिग्री रोटेशन पर एक नया कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है और ये 6 स्ट्रक्चर्स इस तरह से प्राप्त हो जाते हैं। और जब आप 360 डिग्री पर रोटेट होकर पहुंच जाते हैं तो आपको इनिशियल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एक्लिप्ट कन्फर्मेशन है, एक ये एक्लिप्ट कन्फर्मेशन है जिसमें कि दोनों मेथिल ग्रुप एक साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये ट्रांस कन्फर्मेशन है जिसमें दोनों मेथिल ग्रुप एंटी पोजीशन पर हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म और लीस्ट स्टेबल फॉर्म की अगर बात करें तो लीस्ट स्टेबल फॉर्म को होगी जो फुल्ली एक्लिप्ट फॉर्म
और फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी है? फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म हमारे पास फर्स्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। लीस्ट स्टेबल फॉर्म हमारे पास फुल्ली एक्लिप्ट फॉर्म है, तो फुल्ली एक्लिप्ट कौन सी होगी? जब दोनों मेथिल ग्रुप सेम है, एक ही स्थान पर हैं, तो ये हमारे पास फोर्थ होगी। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, तो फर्स्ट फॉर्म इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, और कौन सी सबसे कम स्टेबल है, तो फोर्थ फॉर्म विल बी द लीस्ट स्टेबल फॉर्म। और अगर हम यहाँ पर एक आर्डर बनाएं कि किसकी स्टेबिलिटी किस आर्डर में होगी, तो हम इस प्रकार से एक स्टेबिलिटी आर्डर बना सकते हैं। स्टेबिलिटी आर्डर में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद हमारे पास दो बची हुई ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ है, थर्ड एंड फोर्थ, ये इक्वली स्टेबल होगी। उसके बाद में हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो यहाँ पर जो एक्लिप्ट फॉर्म है बट फुल्ली नहीं है, सेकेंड और सिक्स्थ होगी, सेकेंड एंड सिक्स्थ। और सबसे कम स्टेबल यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म है, जो फुल्ली एक्लिप्ट फॉर्म है, वो फोर्थ होगी। ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इस कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। इस तरीके से हम यहाँ पर एन ब्यूटेन की और एथेन की कन्फर्मेशनल एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पर कौन कितना स्टेबल है विद रीज़न यहाँ पर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, चूँकि यहाँ रिपल्सन मिनिमम है, दोनों मेथिल ग्रुप ट्रांस पोजिशन पर है, मिनिमम रिपल्सन है, इसलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये फुल्ली स्टेबल फॉर्म फर्स्ट हो जाती है, और यहाँ पर लीस्ट स्टेबल फॉर्म ये हमारी फोर्थ फॉर्म होगी, क्योंकि इसमें दोनों मेथिल ग्रुप पास में है, तो इनमें रिपल्सन हाई होता है, रिपल्सन हाई होता है, तो स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाती है। Thank you.